लेकिन जिन मक्कारों ने इस देश में अपना नाम चमकाना था, इस देश के एयरपोर्ट से लेके खेल के मैदान, इस देश के अंदर संस्थान, जितनी भी जगह थी, बस नहीं चला, नहीं तो टॉयलेट के ऊपर भी लिखवा देते राजीव गांधी मेमोरियल टॉयलेट। कोई खेल का ऐसा नहीं है, फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, हॉकी का खेल हो, सब राजीव गांधी नहीं खेले थे, किसी और ने नहीं खेले। ध्यानचंद बेकार में इतने बड़े आदमी हैं, सारे खेल की ट्रॉफियां राजीव गांधी के नाम से हैं, सारे पोर्टों का नाम, दुनिया मैंने लिस्ट बनाई है, आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी, कोना कोना, गली गली, जहां के कोई अभी कोई गए नहीं, वहां उनके नाम का मेमोरियल बना हुआ है, हर एयरपोर्ट का बना हुआ है। तो इस देश में कोई वीर सावरकर के नाम से, छत्रपति शिवाजी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम से बात नहीं हुई। और दिल्ली में किस किस की मूर्ति लगी हुई है, जो 5 साल के लिए एरोप्लेन चलाते चलाते देश चलाने लगे थे, जिन्होंने नेपाल के शाही परिवार को समाप्त करने में एक भूमिका निभाई, जिन्होंने भारत के बहुत से युवा फौजियों को अपनी बेवकूफी के चलते आईपीकेएफ के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाते आपने श्रीलंका में भेजा, हजारों फौजियों को मरवा दिया आपने, युवा फौजियों को मरवा दिया आपने। उनकी मूर्ति संसद के बाहर लगी हुई है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। इसलिए समय आ गया है, ये मूर्तियां वैसे मैं बहुत महत्व नहीं मानता, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली जनरेशन जब उन मूर्तियों को देखती है तो उन्हीं का इतिहास जानती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन मूर्तियों के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। लिहाजा सावरकर की मूर्ति दिल्ली के अंदर, यह सरकार सावरकर की चाहने वाली सरकार है। इस सरकार ने वादा किया है कि सरकार अपने दौर में भारत रत्न देगी वीर सावरकर को। महाराष्ट्र में शिवसेना के चीफ स्वर्गीय बाल ठाकरे जी के दबाव में दिल्ली की संसद के अंदर बाल ठाकरे जी के कहने के बाद वीर सावरकर का तैलचित्र लगा हुआ है। आज वीर सावरकर के बारे में दुनिया जान रही है और पता चल रहा है कि वीर सावरकर को साल में एक चिट्ठी लिखने के लिए न कागज दिया जाता था, न पेन दिया जाता था। और जो इस देश में 19 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वो दिल्ली के 5 स्टार टाइप के गेस्ट हाउस में नजरबंद रहते थे। उनका नाश्ता भी अलग बन के आता था, उनके लिए अखबार भी उनसे पूछ के आता था, और ये कहा जाता था कि उनको हर दिन चिट्ठी लिखने की अधिकार था। तो उनकी चिट्ठी का तो कंपाइलेशन हो गया, लेटर फ्रॉम फादर टू द डॉटर। उन पे इतनी फुर्सत थी क्योंकि वो क्रांति कर रहे थे जब घर के अंदर बंद थे और कस्टडी में थे। कस्टडी में उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी जा रही थी। उनसे पूछा जाता था आप कौन सा नाश्ता करेंगे, पहली यातना थी। दूसरी तकलीफ दी जाती थी कि आप कौन सा अखबार पढ़ना चाहते हैं, यह दूसरी तकलीफ थी। तो एक तरफ लेटर टू डॉटर लिखे जा रहे थे, जिनकी किताबें बेची जा रही थी। उनके वंशजों ने कहा कि ये नेहरू जी की किताब है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो हर राज्य को किताबें लाखों में बिकती थी, और उसकी रॉयल्टी कौन लेता था ये सबको पता है, जो माता जी वहां बैठी हुई हैं 10 जनपद पे। सरकारें अपनी थी, हमसे खरीदो, हमारे विचारों को थोपो, थोपे न थोपो, इसके बारे में जो हमें रॉयल्टी मिलेगी वो हमें दो। कोई अपने पिताजी की पेंटिंग बनवा रहा है और जबरदस्ती अपनी सत्ता के दबाव में कह रहा है कि इसे 2 करोड़ में खरीदो और चेक से खरीदो ताकि हमारे पास लीगल। तो यह सिलसिला कोई नया नहीं है। आप किसी को भी वोट दें, किसी विचारधारा के हो, लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हो उसका प्रतिशोध करें, उसके खिलाफ खड़े हो वो कोई भी हो। इसलिए आज की बातचीत करने का मौका नीरज भाई ने दिया। मैं बड़ा खुश हूं कि तमाम युवा लोग आज मुझसे जुड़े, और हमारी पूरी टीम की उम्र भले ही युवा ना हो, लेकिन हम हर युवा तक पहुंचना इसलिए चाहते हैं, उससे डायलॉग करना चाहते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हमारी बात को तुम रेफरेंसेस में तलाशो, किताबों में तलाशो, अगर सच हो तो हमारी बात मानो, क्योंकि हम कोई बात रिटोरिक्स करने नहीं आए हैं, हम भावनाओं में नहीं कहने आए हैं, हम भारत माता की जय नहीं कहने आए हैं। लेकिन अगर संसद में यह नियम है
कि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद वंदे मातरम बजेगा, तो जो जो वंदे मातरम को मानेगा वही भारत की संसद में पहुंचेगा। जो संसद में बैठेगा और वंदे मातरम को नहीं गाएगा या वंदे मातरम की सम्मान नहीं करेगा या सम्मान के अपमान करने के लिए उठ के वहां से चल देगा, ऐसे गद्दारों को, देशद्रोहियों को, संविधान विरोधियों को, संसद विरोधियों को संसद में घुसने नहीं देगा। ये आज के युवाओं को इसलिए जागृत होना है कि हमारे पास कम समय है, आपको आगे की लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैंने कहा कि आप किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप भारत राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने संविधान को झूठ बनाया, जिन्होंने संविधान में गलत धाराएं दी, उनको नहीं हटाया। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की किताब से नहीं चलेगा। जिन्हें किताब चाहिए थी उन्होंने किताब बनाने के लिए अपना मुल्क बांट लिया, दो मुल्क बांट लिए। अब इस देश की 1 इंच जमीन भी किसी किताब वाले को नहीं दी जाएगी। 1 इंच पर भारत का संविधान लागू होगा और जो भारत के संविधान में महापाप किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सरकारें उन्हें अविलंब हटाएं, और अगर जनसंख्या कानून की बात की गई है तो उसे अविलंब लागू करें। अगर कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, तो उसे अविलंब लागू करें। इससे किस मजहब के लोगों को नुकसान होगा और फायदा होगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहुसंख्यक समाज है या अल्पसंख्यक समाज, मैं पहली तो बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कि इस देश में 30 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वो अल्पसंख्यक कहते हैं। इससे बड़ा दुनिया का कोई झूठ नहीं हो सकता। ये देश संविधान से चलेगा, अल्पसंख्यकवाद से नहीं चलेगा, अपीसमेंट से नहीं चलेगा। जो भी अपीस करेगा उसे भारत की जनता सत्ता में बैठाने के लिए अपीस नहीं करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बात सुनी। मैं आप सबसे फिर विनती करूंगा कि पुष्पेन से लेकर के जितने भी हमारे साथी हैं, आप उनकी बात को सुने, तर्क की कसौटी पे कसें, और अगर आप सब कुछ करते हुए आपको लगता है कि बात ऐसी है जिससे भविष्य सुधर सकता है, जिससे इस देश का गौरव प्राप्त हो सकता है, जिससे ये देश बच सकता है, तो अपने कीमती समय में से जो मोबाइल, जो आधुनिक युग का हथियार आपके पास है, आप उसमें फिल्में देखें, अच्छी देखें, जैसी दिल चाहे देखें, लेकिन 10 मिनट अगर हमारी बातों को, अगर आपको तथ्यों पे ठीक लगती हैं, तो एक आदमी 10 युवाओं तक ये बात पहुंचाए, और उनके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें लिख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। एक युवा इस देश का हमारे लिए एक न्यूक्लियर बम है। इसलिए रूस इसलिए टूटा कि समाज तैयार नहीं था। रूस ने तय कर दिया कि सब कुछ सरकार को करना है, सरकार कुछ नहीं कर पाई और 27 टुकड़ों में टूट गया। समाज का एक यूनिट, एक आदमी, एक छात्र, एक छात्रा, एक महिला, एक साइंटिस्ट, घर पे काम करने वाली, नौकरी पे काम करने वाली महिला, कीर्तन सुनने वाली महिला की भी जिम्मेदारी है। अगर वो जागृत है तो दुनिया की कोई ताकत हजारों साल पुरानी सभ्यता के इस सनातनी देश भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप इसको आगे बढ़ाएं, यही हमारी आपसे विनती है, यही आपका राष्ट्र के इस मंथन में आपका एक योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई, मैं मौजूद हूं, कभी भी आपको लगता हो, अगर मैं उस दिन खाली होऊंगा तो मैं जरूर आऊंगा और आप सब लोगों के बीच में आप जैसा कभी निर्देश देंगे किसी और ऐसे विषय पे जिसको मैं जानता हूं जरूर करूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं आप उनको जरूर बुलाएं, उनकी बात सुने। वो मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं।
आप उनको बुलाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके तर्कों को सुनेंगे, तो आपको फिर एक नए मामले में, नए इशू पे एक नई रोशनी मिलेगी, नई जागृति पैदा होगी, नए आप तरीके से आप उस बात को समझ पाएंगे। इसलिए वो तमाम सारे लोग हैं, अगर उनको बुलाने में आपको कहीं कोई हिचक है, कोई संपर्क नहीं है, मैं मौजूद हूं, आप कभी भी मुझसे कहेंगे। ये तमाम सारे लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी राष्ट्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है, जो उनका दायित्व है, उसे बिना रुके निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।